इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप, मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ। और वक्त हो चला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। अयोध्या के लिए ऐतिहासिक पल, पीएम मोदी और मोहन भागवत ने राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर फहराया भगवा ध्वज। देहरादून के रेसकोर्स गुरुद्वारे में सीएम धामी ने की अरदास, गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी पर्व पर बलिदान और वीरता को दी श्रद्धांजलि। बद्रीनाथ धाम में शीतकालीन यात्रा का समापन, आज दोपहर 2:56 पर कपाट होंगे बंद। 12 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजा धाम, बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। आगरा में अवैध नशा मुक्ति केंद्र, फर्जी डॉक्टरों का नेटवर्क, बेखौफ बिना लाइसेंस इलाज, गलत इंजेक्शन और खतरे में मरीजों की जान। रामनगर को मिलने वाली है बड़ी सौगात, एमपी इंटर कॉलेज के क्रीड़ा मैदान को मिनी स्टेडियम के रूप में विकसित किए जाने की प्रक्रिया हुई पूरी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ऐतिहासिक ध्वजारोहण से पहले अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की पूजा की, जिसके बाद पीएम मोदी और आरएसएस संचालक मोहन भागवत ने पवित्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराया, जो मंदिर का निर्माण पूरा होने का प्रतीक है। 10 फीट ऊंची और 20 फीट लंबे समकोण वाले तिकोने ध्वज पर एक चमकते सूरज की तस्वीर है, जो भगवान श्री राम की चमक और वीरता का प्रतीक है, और इस पर कोविदार वृक्ष की तस्वीर है, उसके साथ ओम लिखा है। वहीं श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम लला की मूर्ति के कॉस्ट्यूम डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह पर कहा कि बहुत उत्साह है, हम सबके लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है। सभी लोग इस समय बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और इस कालखंड में जन्म लेना अपने आप में ही सौभाग्य की बात है। नहीं, बहुत ही उत्साह है, बहुत ज्यादा, बहुत ही गौरवशाली क्षण है हम सभी लोगों के लिए। सारे भारतीय इस वक्त बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे, और इस कालखंड में जन्म लेना ही अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम अपने सामने प्रभु श्री राम का ये भव्य मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं, और आज इस ध्वजारोहण के भी साक्षी बनेंगे। तो बहुत बहुत गौरवशाली क्षण है ये। आपने रामलला के ड्रेस भी तैयार किए थे, तो कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं? ये तो एक परम सौभाग्य की तरह है कि आज आप एक प्रोफेशन में होते हैं, आप डिजाइनर अपने आप बोलते हैं, आपने उसकी शिक्षा दीक्षा ली होती है, और आप अपने रास्ता खोज रहे होते हैं, और एक दिन आपको पता लगता है कि आपको ब्रह्मांड के राजा के कपड़े तैयार करने हैं और उनको नित तैयार करने हैं। तो ये अपने आप में एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसी अनुभूति है जिसको शायद इसको वर्णन नहीं किया जा सकता। ध्वजारोहण के दौरान भी आपने कुछ खास कपड़े तैयार किए हैं? जी बिल्कुल, विशेष पोशाक तैयार की गई है, क्योंकि जब भी कोई उत्सव का दिन रहा है तो भगवान की विशेष पोशाक हमेशा तैयार होती है। वैसे भी नहीं तैयार होती है, लेकिन खासतौर पर किसी उत्सव के समय पे और विशेष हो जाती हैं। और आज राम दरबार के साथ साथ रामलला सरकार की भी पोशाक भी बहुत विशेष है, राम दरबार की बहुत विशेष है। साथ ही साथ मां अन्नपूर्णा, मां दुर्गा, हनुमान जी, गणेश जी, परकोटा में जो और भी बाकी विग्रह हैं, उनकी पोशाक भी तैयार की गई। जिस तरह से अयोध्या में विकास चल रहा है और चीजें बदलाव आ रही थी, इसको कैसे देखते हैं? ये उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी को 350वीं शहीदी वर्षगांठ के मौके पर देहरादून के गुरुद्वारा रेसकोर्स में प्रार्थना की। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का 350वीं शहीदी पर्व है। मैं उनको नमन करता हूँ, जिन्होंने धर्म, संस्कृति, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना स्वीकार किया। हम उनके बलिदान को याद करते हुए पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में हमारी आने वाली पीढ़ियां, देश और दुनिया गुरु तेग बहादुर की वीरता, पराक्रम तथा उनके बलिदान से परिचित हो कि उन्होंने कितना बड़ा संघर्ष, चुनौतियां एक छोटी सी आयु में किया। मैं गुरु तेग बहादुर जी का
350वें शहीदी पर्व पर उनको नमन करता हूं कि जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना स्वीकार किया, लेकिन झुकना और रुकना स्वीकार नहीं किया। उनके बलिदान को याद करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हमारे आने वाली पीढ़ियां, हमारे नौनिहाल, पूरी देश और दुनिया गुरु तेग बहादुर जी के वीरता से, पराक्रम से, उनके बलिदान से परिचित हो कि उन्होंने कितनी बड़ी चुनौतियां, कितना बड़ा संघर्ष एक छोटी सी आयु में किया। उससे सभी आने वाली पीढ़ियां उनको अपने स्मरण में रखें, उससे प्रेरणा लें। पूरे देश के अंदर ये पर्व मनाया जा रहा है और बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और अनेकों काम आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे पूरे सिख समाज के उनके उत्थान के लिए किए जा रहे हैं। चाहे वो अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर का बनना हो या लंगर के लिए FCRA मुक्त करना हो, गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों के उनके बलिदान दिवस को वीरता दिवस के रूप में मनाना हो, या गुरु ग्रंथ साहब को, पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को अफगानिस्तान से वापस लाना हो, या 1984 के दंगों के जो दोषी थे उनको सजा देनी हो, या उत्तराखंड के अंदर ही हेमकुंड साहब जाने के लिए जो यात्रा अत्यधिक कठिन और जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए अत्यधिक कठिन यात्रा होती थी, उस यात्रा को सरल बनाने के लिए गोविंद घाट हेमकुंड साहब रोपवे का काम स्वीकृत करना होगा। ऐसे अनेक काम यहाँ पर किए जा रहे हैं। हम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सभी सिख समाज के उत्थान के लिए हर संभव यहाँ प्रयास कर रहे हैं। अभी अभी हमने शिक्षा में विधेयक लाकर जो अल्पसंख्यक शिक्षा के अंतर्गत होने वाले लाभ हैं उसमें सिख समाज को भी सम्मिलित किया है, जिससे कि वो भी सभी लाभों को प्राप्त कर सके और उनको भी आगे बढ़ने में सहायता मिल सके। सर, वित्तीय प्रबंधन हमारे बेहतर रहे, 200 करोड़ रुपए हमें खनन में मिले और अब स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट कैपिटल में बद्रीनाथ धाम के कपाट आज बंद किए जाएंगे। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट आज दोपहर 2:56 में सर्दियों के लिए बंद कर दिए जाएंगे। मंदिर को 12 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया है। कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया के अंतर्गत पंच पूजाएं बीते शुक्रवार 21 नवंबर से ही प्रारंभ हो गई थी। परंपरा के अनुसार रविवार को तीसरे दिन विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्री बद्रीनाथ मंदिर में खड़ग पुस्तक पूजन हुआ तथा खड़ग पुस्तक बंद कर दी गई। इसी के साथ अपराह्न से वेद रचनाओं का वाचन शीतकाल तक के लिए बंद हो गया है। वहीं श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी ने कपाट बंद होने की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इस खास मौके पर बड़ी संख्या में भक्त मंदिर में पहुंचे हैं। अगली खबर मसूरी से है, जहां पहाड़ों की रानी मसूरी में गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर श्रद्धा, समर्पण और भाईचारे के साथ मनाया गया। गुरु तेग बहादुर हिंदी चादर सिमरन पद यात्रा लंडौर से शुरू हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु, स्कूली बच्चे और नगर के लोग शामिल हुए। पदयात्रा गुरुद्वारा से जैन धर्मशाला होते हुए वापस गुरुद्वारा पहुंचकर पाठ भोग के साथ संपन्न हुई। इस दौरान शहर गुरु महाराज के जयकारों और कीर्तन की धुनों से गूंज उठा। रास्ते भर स्थानीय नागरिकों ने जलपान और स्वागत की व्यवस्था कर भाईचारे की एक अनूठी मिसाल पेश की। गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष MPS खुराना ने बताया कि गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदुत्व, मानवता और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसी कारण उनका शहीदी दिवस पूरे देश में विशेष श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में होने वाला मुख्य समारोह कुछ समय के लिए सुरक्षा कारणों के चलते प्रभावित हुआ था, लेकिन अब कार्यक्रम सुचारू रूप से जारी है और देश के कई वरिष्ठ नेता वहां उपस्थित होकर गुरु महाराज का आशीर्वाद ले रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन 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 श्री गुरु तेग बहादुर जी दी कुर्बानी ਨੂੰ याद करते हुए आज का समागम किया जा रहा है। गुरु तेग बहादुर जी, जैसे कि आप जानते ही हैं, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया।
उन्होंने जब काफ़ी हिंदू समाज उनके पास गया, तो कश्मीर के पंडित लोग गए, तो उन्हें कहा कि हमें रक्षा कीजिए, क्योंकि उनका कन्वर्जन हो रहा था उस टाइम पे। तो उन्होंने अपना वो पूरा योगदान, अपना समर्पण किया। उन्होंने अपने परिवार में जाके बोला कि आज हमारे हिंदू धर्म को जीवित रखने के लिए किसी की कुर्बानी की आवश्यकता है। तो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी जो छोटे बच्चे थे उस टाइम पे, उन्होंने कहा पिताजी आपसे बढ़कर कौन होगा कुर्बानी देने वाला। तो इस तरह से गुरु तेग बहादुर जी ने अपना सर नहीं झुकाया और अपने प्राण त्याग दिए, और हिंदू धर्म की इस प्रकार से रक्षा की गई। आज और कल ये पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है। दिल्ली में बड़े स्तर से मनाया जा रहा है। लाल किले का मैदान सजाया गया है, वहाँ पर पूरे अरेंजमेंट किए गए हैं, लाइट एंड साउंड शो है, और कीर्तन दरबार वगैरह सब समागम आज और कल में होने हैं। हमारे जब कुछ दिन पहले धमाका हुआ था लाल किला प्रांगण में, तो ये प्रोग्राम थोड़ा सा डगमगा सा गया था, लेकिन हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे भारत सरकार का भी, जिन्होंने पूरा सहयोग देकर इस कार्यक्रम को आयोजित करने में पूरा सहयोग दिया। कल के कार्यक्रम में हमें उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, और गृह मंत्री वो भी इसमें शामिल होंगे। तो ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं कितने बड़े स्तर पे मनाया जा रहा है, क्योंकि ये कार्यक्रम खाली एक धर्म का नहीं है, ये कार्यक्रम समूह हिंदू समुदाय का है, जिनकी रक्षा हमारे गुरु तेग बहादुर जी ने की थी। गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस है, 350वां शहीदी दिवस यहाँ पे बड़ी धूमधाम के साथ गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा द्वारा यहाँ पे मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर नगर कीर्तन का आयोजन किया गया था। नगर कीर्तन बाजार में होते हुए और बाजार से अब दोबारा गुरुद्वारे में आया है। जगह जगह रास्ते में जो है जलपान का आयोजन यहाँ पे किया गया है। साथ ही साथ गुरुद्वारे में भी अभी जलपान का अन्य आयोजन है। और आपके माध्यम से सर्वप्रथम मैं सभी मसूरी वासी, शहर वासी, उत्तराखंड वासियों को शहीदी गुरुपुरब की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ धन्यवाद करना चाहता हूं सभी धर्म के लोगों का जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मसूरी देखिए, यही मसूरी की खासियत है कि ये प्यार का गुलदस्ता है। यहाँ देखिए सनातन धर्म मंदिर के लोग भी हैं, और हमारी सनातन धर्म मंदिर कीर्तन मंडली भी यहाँ पे जो है कीर्तन कर रही है। तो यही हमारे मसूरी की मिसाल है कि यहाँ पे हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग एक दूसरे के धर्म में यहाँ पे भाग लेते हैं। इसके लिए तहे दिल से मैं सभी लोगों का धन्यवाद, और साथ ही साथ आपके माध्यम से समस्त मसूरी वासियों को एक बार पुनः शहीदी गुरुपुरब की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में अवैध नशा मुक्ति केंद्रों और फर्जी डॉक्टरों का धंधा लगातार फैलता जा रहा है। बिना लाइसेंस चल रही ये सेंटर न सिर्फ कानून को चूना लगा रहे हैं, बल्कि लोगों की जान से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। झुग्गी बस्तियों और शहर के कोनों में खामोश खतरों का यह कारोबार प्रशासन की नजर से दूर आखिर किस तरह चल रहा है? आगरा की झुग्गी बस्तियों और सुनसान इलाकों में अवैध सेंटर तेजी से फैल रहे हैं। ना कोई मेडिकल डिग्री है, ना कोई रजिस्ट्रेशन, ना इलाज का मानक। इसके बावजूद ये लोग खुद को डॉक्टर बताते हैं। कई मामलों में मरीजों को गलत दवाइयां भी दी गई है, अवैध इंजेक्शन लगाए गए, और कई बार तो इस्तेमाल की हुई सिरिंज तक दोबारा इस्तेमाल हुई है। एनडीपीएस एक्ट और क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010 के अनुसार ऐसे सभी केंद्रों को लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, लेकिन आगरा में कई सेंटर बिना किसी अनुमति के चल रहे हैं और प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। नागरिकों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि कार्रवाई सिर्फ शिकायत होने के बाद होती है, जबकि ज़रूरत है नियमित जांच, लाइसेंस सत्यापन और दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने की। विशेषज्ञ कहते हैं कि पीड़ितों को तुरंत सरकारी या मान्यता प्राप्त रिहेब सेंटर में शिफ्ट किया जाना चाहिए ताकि उनकी जान बच सके। अवैध मेडिकल गतिविधियों के इस नेटवर्क ने आगरा में स्वास्थ्य सुरक्षा की पोल खोल दी है। सवाल ये है कि आखिर प्रशासन इन खामोश खतरों पर कब बड़ा अभियान चलाएगा। अगली खबर रामनगर से है, जहां रामनगर के एमपी इंटर कॉलेज के क्रीड़ा मैदान को मिनी स्टेडियम में विकसित किए जाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। लंबे समय से लंबित इस परियोजना को नया मोड़ तब मिला जब हाईकोर्ट में दायर याचिका पर हुई सुनवाई के बाद डीएम ने एक विशेष कमेटी गठित की। रामनगर एमपी इंटर कॉलेज मैदान में हाईकोर्ट के आदेश के बाद एसडीएम प्रमोद कुमार,
नगर पालिका के ईओ आलोक उनियाल और खेल विभाग की टीम और स्कूल प्रशासन ने संयुक्त रूप से मैदान का निरीक्षण किया। एसडीएम ने बताया कि मैदान को मल्टीपर्पज ग्राउंड के रूप में तैयार किया जाएगा, जिससे विभिन्न खेल गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके। संयुक्त निरीक्षण की विस्तृत रिपोर्ट डीएम को भेजी जा रही है। स्थानीय खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में इस परियोजना को लेकर खासा उत्साह है। सबको उम्मीद है कि मिनी स्टेडियम बनने से न सिर्फ क्षेत्र में खेल सुविधाओं का विस्तार होगा, बल्कि यहाँ प्रतिभाओं को भी बेहतर मंच मिलेगा। माननीय उच्च न्यायालय में एक इतिहास का प्यार जो फॉर्मल रजिस्ट्री हुई है, उसमें माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश दिए गए थे कि एक कमेटी गठित करते हुए इसको मल्टीपर्पज स्टेडियम के तौर पर हिंदू इंटर कॉलेज ग्राउंड को इसको विस्तृत किया जाए। इसी क्रम में जो कमेटी ने आज इसका निरीक्षण किया है, इसमें नगर पालिका से ईओ साहब और हमारे एस साहब और खेलकूद विभाग से अधिकारी यहाँ उपस्थित थे। सभी तरह इसका रोड में पूरा खींचा गया है। इसका जल्दी एस्टिमेट बना करके मल्टीपर्पज स्टेडियम इसको डेवलप किया जाएगा, इसको बना करके हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए, अभी हाल ही में उच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा एक आदेश आया है, जिसके द्वारा ये कहा गया है कि एमपी इंटर कॉलेज के इस खेल मैदान को खेलने योग्य बनाया जाए, जिसके लिए खेल विभाग को आदेशित किया गया है और खेल विभाग इस मैदान का निर्माण कराएगा। उसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है जिलाधिकारी नैनीताल के नेतृत्व में, और अभी एक उस कमेटी द्वारा यहाँ पर इसका सर्वे किया गया है और जल्द ही ये इस मैदान का निर्माण होगा और ये खेलने योग्य बनने जा रहा है। मेरा निवेदन है जो भी सर्वे टीम थी उनसे कि इस मैदान को, तो यहाँ पर बड़े बड़े टूर्नामेंट हुए हैं क्रिकेट फुटबॉल को, उसको मद्देनजर रखते हुए इसका निर्माण करा जाए। दर्शकों के बैठने के लिए दर्शक दीर्घा बनाई जाए, पीने का पानी, टॉयलेट, बाथरूम, स्टोर रूम और जो अतिथि आते हैं उनके बैठने के लिए उचित व्यवस्था हो। और खेल प्रेमियों में बहुत उत्साह है, क्योंकि ये मैदान आपने पता ही होगा कि कभी ये शादियां हुआ करती थी, कभी नुमाइश मेले हुआ करती थी, और उसको रोकने के लिए यहाँ पर खेल प्रेमियों ने बीड़ा उठाई था और आखिरकार हाई कोर्ट ने उसको पूरी तरह से रोक लगा दी है कि यहाँ पर ये खेल मैदान है, खेलने के अलावा कुछ नहीं हो। तो आखिरकार ये खेल मैदान अब खेल विभाग के अंडर में खेलने योग्य बनने जा रहा है। इसके लिए सभी खेल प्रेमियों में और खिलाड़ियों में खुशी की लहर है। सोनभद्र में अंतर्राज्यीय अवैध शराब तस्कर के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने रेणुकूट दूधी मार्ग पर नाकाबंदी करे संदिग्ध ट्रक संख्या RJ09GE 6492 को रोका, जिसकी तलाशी में धान की भूसी और लकड़ी के बुरादे के नीचे छिपाई गई अंग्रेजी शराब की भारी खेप बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक ये तस्कर पंजाब से ये शराब बिहार में ऊंचे दामों पर बेचने की फिराक में थे। कार्रवाई के दौरान एक अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि ट्रक का मालिक संजय सिंह देवड़ा फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने कुल 6085 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की है, जिसकी मार्केट कीमत करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही एक लीलैंड ट्रक, 10,200 रुपए नगद, एक एंड्रॉइड मोबाइल और 4 कूटरचित प्रपत्र भी पुलिस ने कब्जे में लिए हैं। ये कल दिनांक 23 नवंबर को तुद्दी पुलिस को एक अच्छी सफलता प्राप्त हुई, जब बिहार के मद्य निषेध ब्यूरो की टीम ने सूचना दिया कि रेणुकूट की तरफ से राजस्थान नंबर की एक गाड़ी आ रही है, जिस पे शराब लोड है और वो बिहार को जा रही है। इस सूचना पर थाना दुद्दी पुलिस ने उस गाड़ी को पकड़ा है और उसको जब चेक किया गया तो धान की भूसी एवं लकड़ी के बुरादे के नीचे से 680 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई है, जो लगभग 6000 लीटर से अधिक है। ये शराब मैकडॉवेल और इंपीरियल ब्लू के लोगो इस पे लगे हुए हैं, और इसमें जो बार कोड है उसको चेक कराया गया है, वो बार कोड सही नहीं है। इनसे जो जानकारी हासिल की गई, इनसे जो पूछताछ की गई, जो पकड़े गए लोग हैं, उनसे ये बात निकल के सामने आई है, वो ये कि ये लोग पंजाब से इस तरीके की शराब लोड करके बिहार की तरफ ले जाते हैं, जहां मद्य निषेध लागू है। और ये लोग रास्ते में एक पर्टिकुलर ऐप का उपयोग करते हैं, जिससे अन्य कोई व्यक्ति इनको ट्रैक करने में बड़ी मुश्किल होती है। और यही कारण है कि ये सुरक्षित निकल जाते हैं, और हमारे जो नंबर्स इनके हमारे यहाँ जो चलते रहते हैं, उनमें हम इनको ट्रैक नहीं कर पाते। जो लोग पकड़े गए हैं उनसे
ओरिजिनेशन और डेस्टिनेशन के बारे में पता किया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है कि ये बिहार में कहाँ जा रही है और कौन इसे मंगा रहा है और पंजाब से इसे कौन भेज रहा है। वो असली अभियुक्त हैं, उस पर विवेचना जारी है और इनको पता करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। कितने आरोपी हैं इसमें सर? अभी तक हमने ट्रक मालिक को आरोपी बनाया है और ड्राइवर को पकड़ा है और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चलेगा कि भेजने वाला कौन है और रिसीव कौन करने वाला है। ये कहाँ पकड़े गए हैं सर? ये रेणुकूट से दुद्धी की तरफ आते हुए एक जगह है कादर, वहाँ से इनको पुलिस टीम ने पकड़ा है। पकड़े गए आरोपी सर कहाँ के हैं? ये पकड़े गया जो आरोपी है ये राजस्थान का रहने वाला है ड्राइवर। रामनगर पालिका प्रशासन और पशु चिकित्सा विभाग की संयुक्त टीम ने तड़के रामनगर के चिकन मार्केट में अचानक निरीक्षण किया। लगातार मिल रही अतिक्रमण और गंदगी की शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान बाजार में अव्यवस्था, गंदगी और अतिक्रमण की कई खामियां भी सामने आई, जिसके बाद एसडीएम रामनगर और ईओ नगर पालिका ने मौके पर ही 9 व्यापारियों के खिलाफ चालान जारी किया। कुल 4,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि आगे भी मार्केट में सफाई और नियमों का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई जारी रही। प्रशासन का कहना है कि बाजार में स्वच्छता और व्यवस्था बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है और शिकायतों पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। रामनगर के छोई में मॉब लिंचिंग के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस 13 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि नूरजहां पत्नी नासिर निवासी नई बस्ती मोहल्ला गूलरघट्टी की तहरीर पर 5 नामजद सहित कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपियों ने ग्राम छोई में 23 अक्टूबर को नासिर को पीटा था। बताया कि मामले में अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी राजू रावत को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया है। उन्होंने बताया कि अन्यों की तलाश में दबिश दी जा रही है। बरेली से एक ट्रक ड्राइवर की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या का मामला सामने आया है। मृतक 22 वर्षीय मुकेश उधम सिंह नगर के सतैया का रहने वाला था। ट्रक ड्राइवर के रूप में काम करता था। परिजनों ने ट्रक मालिक और उसके रिश्तेदारों पर बेरहमी से पिटाई कर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। गन्ना भरकर लौटते समय रास्ते में ट्रक की टक्कर मारी के ममेरे भाई पंकज की कार से हो गई थी। आरोप है कि इसी मामूली विवाद पर पंकज ने मुकेश की पिटाई की और उसे जबरन अपनी कार में बिठाकर बहेड़ी स्थित अपनी गत्ता फैक्ट्री ले गया। परिजनों का कहना है कि फैक्ट्री के अंदर सबने मिलकर मुकेश को बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उधर संयोग से उसी रास्ते से गुजर रहे मुकेश के भाई सुनील को ट्रक खड़ा मिला तो उसने जानकारी जुटाई और फैक्ट्री पहुंच गया, जहां उसने अपने भाई को मृत अवस्था में पड़ा देखा। आरोप है कि घटना के बाद फैक्ट्री में मौजूद सभी आरोपी फरार हो गए। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। नाम है आपका? सुनील। कहाँ के रहने वाले हो? सतुइया। आपका कौन थे? छोटा भाई। क्या नाम था उसका? मुकेश। पूरी बताओ, क्या करते भैया, कैसे घटना हो गई? गाड़ी चलाते थे, ये गाड़ी भर के लेके आ रहे थे, बहेड़ी पंखे पे गाड़ी लग गई थी पंकज नाम के ड्राइवर की कार में, तो उनने यहाँ पे मारा, फिर यहाँ से उतार के ऑफिस में ले जाके मारा है और जब जान से मार दिया जब ही छोड़ा है वहाँ। कौन है ये लोग मारने वाले? ये मालिक हैं। नाम बताओ पूरी। पंकज। किसके मालिक है, कौन है क्या? ये जिसकी गाड़ी है उनके ममेरे भाई हैं पंकज। हाँ जी। मारने वाले कौन कौन? कहाँ ले गए मारने के लिए? ये ऑफिस में मालिक के। पहले गाड़ी पे मारा? पहले गाड़ी पे मारा था, फिर वहां से ले गए डाल के कार में, फिर अंदर मारा है ऑफिस में ले जाके और फिर जान से मार दिया तभी छोड़ा है। और जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे लाश मिली थी और ये सब लोग फरार थे। कौन कौन? मालिक लोग सभी और ये पंकज उंकज सब। किन किन ने मारा है? पंकज ने और अनितपाल सिंह ने और आंसू ने और सतपाल सिंह ने। चोट के निशान उनके? चोट के निशान नहीं, लातों घूसों से और गला दबाया है। हाँ जी। तो फैक्ट्री में ले गए थे? कहाँ ले गए? फैक्ट्री में ले गए थे, गत्ता फैक्ट्री। कहाँ पे? ये बहेड़ी में। गाड़ी किसकी थी ये? ओमवीर सिंह की जी, आंसू जी की। आंसू जी गाड़ी है? हाँ जी। उसी गाड़ी चलाते थे? हाँ जी। हाँ जी, ममेरे भाई हैं उनके। उन्होंने मारा आपको? हाँ, पंकज ने मारा है, उनके ममेरे भाई हैं पंकज। हाँ जी। रहने वाले उत्तराखंड के आप लोग? हम रहने वाले उत्तराखंड के। घटना कहाँ हुई है? बहेड़ी में, यूपी में। हापुड़ से धौलाना थाना पुलिस और बदमाशों के बीच चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हो गई। क्रॉस फायरिंग में एक शातिर बदमाश घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक बदमाश कई मामलों में वांछित था और उसके आपराधिक इतिहास की जांच भी की जा रही है।
घायल बदमाश ने अपना नाम फिरोज निवासी नेकपुर थाना मुरादनगर बताया। पुलिस ने उसके पास से एक अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस, बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। बताया जा रहा है कि फिरोज धौलाना थाने के मुकदमा संख्या 324/25 और 334/25 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम में वांछित और फरार चल रहा था। मुठभेड़ के दौरान उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जबकि तलाश में पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। आज धौलाना पुलिस बल के द्वारा मसूरी नहर पटरी पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक स्प्लेंडर बाइक पे 2 सवार व्यक्ति निकले, जिन्हें संदिग्ध प्रतीत होने पर रोकने की कोशिश की गई। इनके द्वारा गाड़ी न रोककर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। एक्सचेंज ऑफ फायर में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी, एक व्यक्ति मौके से भाग निकला। घायल अभियुक्त से जानकारी करने पर उसका नाम फिरोज है, जो कि नेकपुर मुरादनगर का रहने वाला है, किंतु वर्तमान में पिपलेड़ा धौलाना में ही रह रहा है। इस फिरोज के ऊपर गोकशी के 2 मुकदमे थाना धौलाना पर है, जिसमें ये वांछित चल रहा था। जो व्यक्ति भाग निकला उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में कॉम्बिंग की जा रही है। घायल अभियुक्त के पास से एक स्प्लेंडर बाइक, एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। उपचार हेतु इसे अस्पताल रवाना कर दिया गया है। मौके पर फील्ड यूनिट बुला ली गई है एवं अग्रिम आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।